Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So we are discussing about the DNA replication in prokaryotes, and we have read about the overview of the DNA replication, that how DNA replicates in case of prokaryotes, especially in E. coli. So we have seen कि जो E. coli का क्रोमोसोम होता है it is circular in nature, और उस सर्कुलर क्रोमोसोम में एक साइट प्रेजेंट होती है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. इन केस ऑफ इकोलाई दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ओराई सी. ओके, नाउ दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर द इनिशिएशन इज गोइंग टू बिगिन, जहां से आपका इनिशिएशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन का वो स्टार्ट होना है. तो क्या होगा, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई सी पर आकर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे. बाइंड करने के बाद दे विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लेक्स. तो जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. The whole process of DNA melting we will be discussing today in this particular lecture. So क्या हुआ, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपके ओरिजिन से बाइंड करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड्स वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. मेल्ट होने की वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से हमें एक ओपन कॉम्प्लेक्स मिलता है. ओके, अब इस ओपन कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट साइड्स, जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, उन दोनों ही साइड्स में हमें रेप्लिकेशन फॉर्क्स मिलते हैं. रेप्लिकेशन फॉर्क्स वो साइड हैं जहां जिस साइड में आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज करेगा, और सिंथेसाइज करेगा किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क्स. और रेप्लिकेशन फॉर्क्स इस केस में दोनों ही साइड पर होंगी. सो दे आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर. तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होगा इन केस ऑफ इकोलाई इट इज बाई डायरेक्शनल. दोनों ही डायरेक्शन में जो है इक्वली डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क्स. रेप्लिकेशन फॉर्क्स पे कुछ एंजाइम्स आकर आपके बाइंड करते हैं विच लीड टू द ओपनिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. अब डीएनए स्ट्रैंड जो है मेल्ट होना तो स्टार्ट हो गया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर, लेकिन अब उसको मूव भी तो करना है. आगे की जो डीएनए स्ट्रैंड आपका ऑलरेडी ड्यूप्लेक्स फॉर्म में है उसको भी तो आपको खोलते जाना है, ताकि डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है इट विल बी कंटिन्यूड. एंड टू डू दैट वी नीड रेप्लिकेशन फॉर्क्स, जहाँ पर आपके एंजाइम्स कुछ आकर काम करेंगे. तो क्या होगा, उन रेप्लिकेशन फॉर्क से आपका डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होता जाएगा और उसके अगेंस्ट एक और डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता जाएगा. अब जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रैंड जो आपका सिंथेसाइज होता जाएगा वो मूव करता जाएगा आगे की साइड, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ सुपर कॉइलिंग जनरेट होती जाएगी, सुपर कॉइलिंग का फॉर्मेशन होगा. और ये सुपर कॉइलिंग क्या करेगी, हिंडर करेगी आपके डीएनए के सिंथेसिस के साथ. सो वी डोंट वांट दैट. तो इस सुपर कॉइलिंग को हमें ब्रेक करना होगा, इस सुपर कॉइलिंग को हमें हटाना होगा. तो उसके लिए फिर एक एंजाइम आता है इन डीएनए स्ट्रैंड्स में, एक ब्रेक क्रिएट करता है. ब्रेक क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, जो ये पीछे का पोर्शन है इट कैन ईजिली मूव थ्रू द ब्रेक और वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है. सुपर कॉइल से रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा. रिलैक्स फॉर्म में आने की वजह से क्या होगा, ये सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क्स आकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं. और जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क्स आकर आपस में मीट करेंगी उस टाइम पे टर्मिनेशन हो जाएगा सिंथेसिस का. उसके आगे सिंथेसिस डीएनए का नहीं होगा. बट अभी क्या है, ये दोनों के दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो नए फॉर्म हुए हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक कैटेनिन की फॉर्म में. अब हमें इस कैटेनिन को ब्रेक करना है ताकि हमें अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल सकें. तो इस केस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेजेस. उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. तो टोपो आइसोमरेजेस का काम होता है इन दोनों कैटेनिन्स को, जो हमारी ये कैटेनिन फॉर्म हो गए हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट करना बाय क्लीविंग दोज बॉन्ड्स बिटवीन दीज कैटेनिन्स. तो कैटेनिन्स को ब्रेक कर देता है, डीकैटिनेशन करते हैं टोपो आइसोमरेजेस. ओके,
नाउ यू कैन सी जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स यहाँ फॉर्म होते हैं दे आर थीटा शेप, तो इस वजह से जो ये रेप्लिकेशन है इसको हम थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर लिया था कि किस तरीके से जो है ये रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेप वाइज मैनर। जो भी डिस्कशन होगा वो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएशन। ओके, सो वी हैव डिस्कस दैट दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। हमने खुद ने उसको डिवाइड किया है क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन का, लेकिन हम इसे स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो सके कि इनिशिएशन के टाइम पर क्या हो रहा है, क्या क्या मशीनरी वहाँ पर आकर डीएनए के साथ बाइंड करती है और उस पूरी मशीनरी में जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या क्या रोल है। फर्दर हम एलोंगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलोंगेशन के टाइम पर क्या क्या होता है। फिर हमारा आएगा टर्मिनेशन के पूरा, जब हमारा स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया है, नया स्ट्रैंड हमारा फॉर्म हो गया है, तो फर्दर वो टर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द इनिशिएशन। सो इनिशिएशन कैसे हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इकोलाई है उसका क्रोमोसोम इज सर्कुलर इन नेचर। ओके, तो जो भी प्रोसेसिंग हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ट्राई टू इमेजिन कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। मैं आपको लीनियर फॉर्म में इसीलिए सब कुछ दिखाऊंगी ताकि वो इजीली आपको समझ आ सके, लेकिन जितना भी ये फंक्शन हो रहे हैं, जितना भी ये डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है वो आपका सर्कुलर फॉर्म में ही होगा। ओके, राइट। अब आपका डीएनए जो है इट इज सर्कुलर इन नेचर एंड वी हैव डिस्कस कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट बिगिंस फ्रॉम अ साइट, और उस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, जिसे हम ओराई सी बोल रहे हैं इन केस ऑफ इकोलाई, कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, और वो 2 सीक्वेंसेस होती हैं आपकी 13 मर एंड 9 मर। जो 9 मर सीक्वेंसेस होती है, इसे 9 मर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 9 बेस पेयर से मिलकर ये सीक्वेंस बनती है। ओके, एंड ऐसी 9 बेस पेयर की हमारे पास 4 से 5 सीक्वेंसेस इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में प्रेजेंट रहती हैं। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि ये 9 मर सीक्वेंसेस 5 होती हैं, कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ 4 ही होती हैं, बिकॉज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड करने वाले हैं वो 4 ही होते हैं। पहले इनिशियल फेजेस में वो 4 मॉलिक्यूल्स आकर इन 4 रिपीटेड सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करते हैं। ओके, वी विल सी कि किस तरीके से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम ओराई सी बोल रहे हैं उसमें हमारी 2 रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। 2 रिपीटेड सीक्वेंसेस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है 13 मर और दूसरी होती है 9 मर। दिस 9 मर सीक्वेंस हैज 4 to 5 रिपीटेड कॉपीज, 4 से 5 कॉपीज होती हैं, और वो 4 से 5 कॉपीज जो होती हैं वो सभी की सभी 9 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होंगी, 9 बेस पेयर से मिलकर बनी होंगी। ओके, अब बात करते हैं 13 मर की। तो 13 मर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस होती हैं, 13 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है उसमें कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, और ये हमें 3 कॉपीज में मिलती हैं। तो हमारे पास 13 मर की 3 कॉपीज होती हैं और 9 मर की 4 से 5 कॉपीज हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में प्रेजेंट होंगी। ओके, अब इनका रोल क्या है, क्यों ये सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो हमारी 13 मर सीक्वेंस है यहाँ पर, इट इज रिच इन AT। जो भी बेस पेयरिंग होगी इसमें मैक्सिमम A और T, ये 2 बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम एनर्जी यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो सकें। तो इस केस में जो 13 मर है वो हमारी AT रिच सीक्वेंसेस होती हैं। ओके, क्योंकि AT के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है फ्रॉम द GC बेस पेयरिंग, क्योंकि GC में हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
तो 80 को ब्रेक करना इज मोर इजी देन ब्रेकिंग दिस GC बॉन्ड्स। ओके, सो अब क्या होगा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैंने आपको बताए होते हैं जो कि आपके इन ओराई C के साथ आकर बाइंड करते हैं सो दैट जो मेल्टिंग है DNA स्ट्रैंड की इट कैन अकर। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके DNA-A। तो DNA-A कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आकर आपके इस 9 सीक्वेंसेस जो आपकी 4 कॉपीज या 5 कॉपीज हैं उनके साथ आकर बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 4 मॉलिक्यूल्स आते हैं इस प्रोटीन A के, DNA-A के 4 मॉलिक्यूल्स आकर इन 4 कॉपीज के साथ जो 9 कॉपीज हैं 4 उनके साथ आकर बाइंड कर जाते हैं, राइट। अब जैसे ही वो 4 मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, और मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कराने के लिए हेल्प करेंगे। तो और बहुत सारे जो हैं आपके DNA-A प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आएंगे और इन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ आकर बाइंड करते जाएंगे। और जैसे ही ये बाकी के प्रोटीन्स आकर उसके साथ बाइंड करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, तो 20 to 40 जो हैं DNA-A प्रोटीन और आएंगे और इन 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे। अब इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, DNA जो है वो इसके अराउंड जो है पूरा बाइंड हो जाएगा। तो जो प्रोटीन सरफेसेस हैं दे ऑल विल बी कवर्ड बाय DNA स्ट्रैंड। तो DNA स्ट्रैंड जो है इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अराउंड आकर बाइंड करेगा। ओके, अब जैसे ही ये DNA इसके अगेंस्ट आकर बाइंड करेगा तो एक फोर्स क्रिएट होती है, कुछ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP हाइड्रोलिसिस होता है, ATP हाइड्रोलिसिस से जो भी एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को यूज करके जो भी हमारा 13 है, राइट, 13 पे हमारा क्या प्रेजेंट है, 80 रिच सीक्वेंसेस। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो 80 रिच सीक्वेंसेस हैं उसमें मेल्टिंग स्टार्ट होगी। तो मेल्टिंग स्टार्ट होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे इन दिस 13 सीक्वेंस। 13 सीक्वेंसेस में आपके बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे और हमें फाइनली एक ओपन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम स्टार्ट से देख लेते हैं। द सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट इन इकोलाई और उस ओरिजिन को हम बोलते हैं ओराई C, राइट। नाउ दिस ओराई C इज 245 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग। ये 245 न्यूक्लियोटाइड पेयर से मिलकर बनी होती है जिसमें 2 टाइप की कंजर्व्ड रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं। पहली सीक्वेंस होती है हमारी 13 बेस पेयर की सीक्वेंस जिसकी हमारे पास 3 कॉपीज प्रेजेंट हैं और ये सीक्वेंसेस हमारी 80 रिच सीक्वेंसेस होती हैं, 80 बेस पेयर से मिलकर बनी होती हैं। ओके, एंड दिस रीजन फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। क्योंकि 80 रिच सीक्वेंसेस हैं तो मेल्टिंग जो है, जो DNA स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इसी रीजन में मेल्ट करेंगे। ओके, so this will facilitate the formation of replication bubble. Another conserved sequence हमने क्या देखी, 9 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है जो कि 4 टाइम्स रिपीटेड सीक्वेंस मीन्स 4 कॉपीज जिसकी वहां पर प्रेजेंट होती हैं, 4 to 5 कॉपीज जितनी भी आपको मिले बुक्स में, क्योंकि कुछ बुक्स में है 5 कॉपीज, कुछ में है 4 कॉपीज, बट जनरली जो प्रोटीन A है वो 4 मॉलिक्यूल्स आकर 4 साइट्स के साथ बाइंड करते हैं, इसलिए जनरली हम 4 कॉपीज लेकर चलते हैं of 9 base pair sequences, right? Now these sequences are binding site for protein DNA-A that plays a major role in the formation of replication bubble. दो replication bubble जो है आपका 13 मर सीक्वेंसेस में फॉर्म होता है, लेकिन उसको फॉर्म कराने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, DNA-A प्रोटीन जो कि आपका 9 बेस पेयर सीक्वेंस जो है, 9 मर सीक्वेंस जो है वहां पर जाकर बाइंड करता है। ओके, सो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रेप्लिकेशन बबल जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। अब प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स क्या बोल रहे हैं हम, जब भी हमारा प्रोटीन A है, जो DNA-A प्रोटीन है हमारा, जब वो
9 के साथ आकर बाइंड करता है और इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको मिलता है जहाँ पर 20 to 40 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बाइंड करे रहते हैं और उनके अराउंड डीएनए जो है उनके सरफेस पर आकर बाइंड कर देता है। उस केस में उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनिशियल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब इनिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, डीएनए की मेल्टिंग स्टार्ट होती है। 13 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे और हमें एक ओपन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है दैट विल बी ओपन कॉम्प्लेक्स। अब प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स हम किसको बोल रहे हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम कुछ प्राइमर्स की बात करते हैं। तो प्राइमर्स लगने से पहले का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। So the first step in the formation of pre-priming complex, which begins with the binding of 4 molecules of DNA A binding protein, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मॉलिक्यूल्स आकर वहां पर बाइंड करेंगे and this will form the initial complex after जब आपके 20 to 40 more DNA A प्रोटीन आकर वहां पर बाइंड करेंगे तो वो इनिशियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके Now, melting of the DNA will begin within the 3 tandem 13 base pair repeats in origin of replication, that is ORI C, and it will result in the formation of replication bubble. तो यहाँ पर आपका ये replication bubble फॉर्म हो चुका है। अब क्या होगा, इतना कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो चुका है, ओपन कॉम्प्लेक्स तक समझ आ गया सब लोगों को। उसके बाद क्या होगा, अब ओपन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है उस पर आकर कुछ और एंजाइम्स और कुछ और प्रोटीन्स आकर एक्ट करते हैं। ओके वहां पर बाइंड करते हैं। तो जो पहला प्रोटीन वहां आकर बाइंड करता है वो होता है हमारा डीएनए सी। अब डीएनए सी जो है हमारा वो हेलिकेस लोडर होता है। हेलिकेस लोडर मतलब वो एक ऐसे एंजाइम को वहां पर लोड करेगा जो कि डीएनए के स्ट्रैंड के सेपरेशन में हेल्प करता है। हेलिकेजेस जो होते हैं वो आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं, वो डीएनए को कट करते जाएंगे, स्ट्रैंड्स को अलग अलग करते जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, डीएनए सी जैसे ही वहां पर जाकर बाइंड करेगा टू दी ओपन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इट विल डू, इट विल लीड टू दी एडिशन ऑफ वन अनदर प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं डीएनए बी। डीएनए सी के बाइंड करते ही डीएनए बी वहां पर आकर बाइंड करेगा और डीएनए बी क्या है हमारे यहाँ पर, हेलिकेस। तो सबसे पहले हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आएंगे डीएनए सी के। डीएनए सी है हमारा हेलिकेस लोडर। हेलिकेस लोडर जैसे ही वहां पर बाइंड करेगा इट विल लोड द अनदर प्रोटीन नेम्ड डीएनए बी जिसे हम हेलिकेस बोलते हैं। So DNA B is a hexameric DNA helicase which is the product of DNA B gene. जो DNA helicases हैं उनका काम क्या होगा, it helps in the formation of bidirectional replication fork. रिमेंबर हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल होगा, राइट। सो हेयर यू कैन सी जब ओपन कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हुआ तो अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये सर्कुलर फॉर्म है। सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर आपकी 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं, राइट। जहां पर डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा जिस डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो हैं वो जनरेट हो गई हैं। इनको जनरेट करने का काम कौन करता है, हेलिकेस। क्योंकि हेलिकेस का मेन रोल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना ताकि ये स्ट्रैंड जो है वो ओपन अप हो सके और ओपन अप होने के बाद यहाँ पर हमारी रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो है वो क्रिएट हो सके ताकि डीएनए का सिंथेसिस उस डायरेक्शन में हो। So DNA helicases helps in the formation of bidirectional replication fork and further unwinding of DNA molecules to generate unpaired template strands using energy derived from ATP. So ATP की हेल्प से ये हेलिकेस क्या काम करेगा, स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने का काम करेगा, स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने का काम करेगा सो दैट जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होते चले जाएं और फर्दर आपका दूसरा जो एंजाइम्स यहाँ इन्वॉल्व रहेंगे वो डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प कर सकें। ओके
Now the enzyme DNA helicase is recruited with the help of DNA C protein which is helicase loader. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हेलिकेज लोडर जो कि DNA C प्रोटीन है वो सबसे पहले आके इस ओपन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है. ओपन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करने के बाद वो हेलिकेज को लोड कराएगा. हेलिकेज का मेन काम क्या होगा? DNA स्ट्रैंड को ओपन करना विद द हेल्प ऑफ ATP. ओके, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी. उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और रेप्लिकेशन फॉक्स को जनरेट करेगा. Now, once the DNA strands are unwounded by the DNA helicase, they must be kept in an extended single-stranded form for replication. अब क्या होता है, जब हेलिकेज काम करता है तो उससे क्या होगा, जो DNA स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे. ओके, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जब हेलिकेज आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे के स्ट्रैंड्स को ओपन अप कर रहा है, तो उस दौरान जो पीछे वाले स्ट्रैंड, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा से बना लें. राइट, उनका रीनेचुरेशन हो जाए, वो स्ट्रैंड्स वापस से ड्यूप्लेक्स फॉर्म में आ जाए. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे ही हेलिकेज आगे की तरफ मूव करेगा, स्ट्रैंड्स में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. हो सकता है ना कि कुछ सीक्वेंसेस सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं. इस टाइप के हेयर पिन जो लूप्स हैं वो फॉर्म हो सकते हैं. अब जब हेयर पिन लूप्स फॉर्म हो जाएंगे तो क्या उस केस में आपका DNA सिंथेसाइज हो पाएगा? क्योंकि हमारा मेजर काम क्या होता है DNA सिंथेसिस में, सबसे प्रायोरिटी हमारी हम किसको देते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हों जिनके अगेंस्ट एक नया DNA स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो सके. लेकिन जब यहाँ पर DNA सीक्वेंसेस आपस में ही कॉम्प्लीमेंट करके ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगी, तो क्या वो DNA को सिंथेसाइज करवा पाएगा एंजाइम? द आंसर इज नो. तो हमें इन दोनों ही केसेस से बचना है. ना तो हम लोगों को जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है उनको वापस से ड्यूप्लेक्स की फॉर्म में आने देना है, ना ही हम चाहते हैं कि जो DNA स्ट्रैंड्स हैं वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लें. तो उस केस में क्या होगा, कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं और उन सिंगल स्ट्रैंड्स जो हेलिकेज ने अलग अलग कर दिए हैं, स्ट्रैंड जो सेपरेट कर दिए हैं स्ट्रैंड्स, उनके साथ आकर बाइंड कर देते हैं. और वो प्रोटीन्स होते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स. ओके, ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, जो ऑलरेडी सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड्स में ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, उनके साथ जाकर बाइंड कर जाएंगे सो दैट अगेन वो ड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन ना कर सकें या फिर हेयर पिन स्ट्रक्चर्स क्रिएट ना कर सकें. ओके, सो पहले आपका DNA A प्रोटीन आया. DNA A प्रोटीन आने के बाद उसने और DNA A प्रोटीन्स को अपने साथ बाइंड कराया, एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया. इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या हुआ, जो हमारा 13 मर सीक्वेंस है वहां पर DNA स्ट्रैंड्स की मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेल्ट होने शुरू हो गए और हमें एक ओपन कॉम्प्लेक्स मिला. अब इस ओपन कॉम्प्लेक्स पे आके आपके बाइंड करेंगे कुछ एंजाइम्स. सबसे पहले जो एंजाइम आकर बाइंड करेगा वो एक होता है आपका हेलिकेज लोडर विच इज DNA C. DNA C की हेल्प से DNA B वहां आकर बाइंड करेगा विच इज अ हेलिकेज. हेलिकेज का काम क्या होता है, फर्दर DNA स्ट्रैंड्स को ब्रेक करना. राइट, DNA स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करना टू क्रिएट द रेप्लिकेशन फॉक्स. अब जैसे ही हेलिकेज अपना काम करेगा, स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, तो इन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को सेपरेट फॉर्म में रखने के लिए कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहां पर आएंगे और उन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करेंगे और इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स. राइट, here we can see once the DNA strands are unwound by DNA helicase, they must be kept in an extended single stranded form for replication. They are maintained in this state by a coating of single stranded DNA binding proteins encoded by SSB gene.
सो एक SSB जीन है जो इन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कराता है, उनको एनकोड करता है। एंड जो ये जो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, ये फर्दर जाकर क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ बाइंड कर जाएंगे। नाउ द एब्सेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, अगर वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं एक्ट करते, वहाँ पर जाके बाइंड नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, या तो DNA का रीनेचुरेशन हो जाएगा, रीनेचुरेशन ऑफ द 2 strands, और it will lead to the intra-strand hairpin structures. ओके और शॉर्ट सेगमेंट्स बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बीच में, और अल्टीमेटली वो DNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को हिंडर करेंगे। DNA पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है दैट इज गोइंग टू कैरी आउट योर DNA सिंथेसिस। सो DNA सिंथेसिस को रोकना ना पड़ जाए, DNA पॉलीमरेज इनहिबिट ना हो जाए, उस केस में हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो जाकर सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, अब जैसे जैसे आपका हेलिकेस काम करता जाता है तो क्या होगा, हमने देखा था हमारा जो सर्कुलर DNA है वहां पर बाई डायरेक्शनल जो है आपका रेप्लिकेशन चल रहा है ऑलरेडी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, बाई डायरेक्शनल जब रेप्लिकेशन चल रहा है तो दोनों ही डायरेक्शन में हेलिकेज होगा। इस डायरेक्शन में भी स्ट्रैंड सिंथेसिस चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रैंड सिंथेसिस चल रहा है। तो हेलिकेज मूव करता जाएगा, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता जाएगा, और मैंने बताया था जब वो स्ट्रैंड को सेपरेट करता है तो उस दौरान जो ये पीछे वाला पोर्शन है आपके DNA का बचा हुआ पोर्शन है जो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है, वहां पर क्या होगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, राइट। सुपर कॉइलिंग भी कौन सी, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से हम क्या समझते हैं कि जो DNA स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में जो कॉइल्स हैं वो और ज्यादा टाइट होते जाएंगे, और कॉइल्स जब और ज्यादा टाइट होंगे तो इस टाइप के हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ओके, इस टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एंड वी डोंट वांट दीज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग्स के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उनकी वजह से क्या होगा, DNA पॉलीमरेज जो है हमारा उसको उसकी एक्टिविटी हिंडर होगी, उसकी एक्टिविटी में इंटरफेरेंस आएगा और उसकी वजह से स्ट्रैंड का सिंथेसिस रुक जाएगा। सो वी डोंट वांट दिस। तो उस केस में क्या है, इस सुपर कॉइलिंग को हमें रिलैक्स फॉर्म में लाना होगा, उसे खोलना होगा। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, और इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कौन करेगा वहां पर, उसको करेगा आपका एंजाइम टोपो आइसोमरेज, जो कि एक DNA गाइरेज है, विच इज अ टाइप ऑफ टोपो आइसोमरेज 2। ओके, टाइप 2 टोपो आइसोमरेज होता है जो इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स फॉर्म में लाने का काम करेगा, नेगेटिव सुपर कॉइल्स में कन्वर्ट करेगा। नेगेटिव सुपर कॉइल्स मतलब रिलैक्स फॉर्म, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स मतलब और ज्यादा टाइटन फॉर्म। तो हमें टाइटन फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल्स जो है वो टाइट होती जाएंगी हमें इस टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे। और ये सुपर कॉइलिंग हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे हम उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिलैक्स फॉर्म में ला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमरेज जो है आपके रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे आगे चलता रहता है, ताकि जैसे ही हेलिकेस वहां पर आके काम करे अपना और आगे की तरफ मूव करे, आगे के स्ट्रैंड्स को ब्रेक करता जाए, सेपरेट करता जाए, और जिसकी वजह से ये सुपर कॉइलिंग हो रही है, ये टोपो आइसोमरेज उस सुपर कॉइलिंग को आगे चलता चलता ब्रेक करता जाए। अब ये सुपर कॉइलिंग ब्रेक कैसे होती है, DNA स्ट्रैंड्स में ये कट लगा देता है, एक ब्रेक लगा देता है। ओके, तो DNA स्ट्रैंड्स में ये जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो जो भी ये आगे की सुपर कॉइलिंग है ये उस ब्रेक में से पास हो जाएगी एंड फर्दर रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी। तो ऐसे ही ये स्ट्रैंड ब्रेक और जो स्ट्रैंड का मूवमेंट है थ्रू दैट ब्रेक वो चलता रहता है साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे आपका हेलिकेज जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो टू स्टॉप और मेंटेन द रिलैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, जो ये टोपो आइसोमरेज है ये रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे आगे चलता रहता है, सो दैट जब रेप्लिकेस अपना काम करे
हेलिकेज जब अपना काम करे तो ये सुपर कॉइलिंग ब्रेक होती जाए. So when the helicase unwinds the strand of the DNA, prevention of the DNA from becoming tangled. Tangled मतलब बहुत टाइटन जो स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको हमें रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है. जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है उसको रोकना है अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो फॉर दैट स्विवल और एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पर हमें उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिसके थ्रू ये डीएनए पास हो सके, जो बैक पोर्शन है, और पास होने के बाद वो रिलैक्स फॉर्म में आ सके. So the required axis of rotation during the replication of circular DNA molecules are provided by the enzyme जिसे हम बोलते हैं DNA topoisomerase, जो कि एक टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है जिसे हम यूज करते हैं यहाँ पे. वो होता है आपका DNA गायरेज. ओके, सो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं टोपोआइसोमरेसिस पे कि टोपोआइसोमरेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और किस तरीके से इन दोनों ही एंजाइम्स का जो टाइप्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. सो टोपोआइसोमरेसिस कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो भी टॉर्शनल स्ट्रेन आपके डीएनए में आ रहा है, राइट, कोई भी टेंशन क्रिएट हो रही है डीएनए में, सुपर कॉइलिंग हो रही है डीएनए में, उसको ब्रेक करने का काम करता है. अब वो ब्रेक कैसे होगा, ये क्या काम करेगा, ट्रांजिएंट ब्रेक्स, एक टेम्पररी ब्रेक्स क्रिएट कर देता है आपके डीएनए में. आइदर दोज ब्रेक्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड. जैसे ही वो ब्रेक होता है आपके डीएनए में, तो जो बचा हुआ पोर्शन है डीएनए का वो उन ब्रेक्स के थ्रू पास हो सकता है. अगर सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक है तो अगर एक स्ट्रैंड में आपका ब्रेक है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का, इट कैन इजीली पास थ्रू दैट वन स्ट्रैंड, और जो सुपर कॉइलिंग है वो रिलैक्स हो सकती है. सिमिलरली अगर दो बॉन्ड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, डबल बॉन्डेड ब्रेक आ रहा है आपके डीएनए में, तो उस केस में पूरा का पूरा डीएनए जो है बैक पोर्शन, इट कैन मूव फ्रॉम दैट डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, और इजीली जो है ये सुपर कॉइलिंग्स रिमूव की जा सकती हैं. सो द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रिलीविंग द टॉर्शनल स्ट्रेन in DNA by the formation of transient breaks in DNA molecule via breaking down the phosphodiester bonds in strands. We all know कि जो DNA strands हैं वो आपस में phosphodiester bond से मिलकर बने रहते हैं. ओके, और दो strands आपस में कैसे बाइंड रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स कनेक्शन कैसे होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड कनेक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से. सो टोपोआइसोमरेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो क्या ब्रेक कर रहे हैं, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं. अब ये टोपोआइसोमरेजेस जनरली आपके दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टोपोआइसोमरेज टाइप 1 जो होते हैं वो जनरली सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स क्रिएट करते हैं आपके डीएनए में. ओके, एक सिंगल स्ट्रैंड जो है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करेंगे. जनरली आपका जो इकोलाई है, द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड नॉट द पॉजिटिव सुपर कॉइल्स, बट इन यूकैरियोट्स इट कैन रिमूव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉइल्स. तो अगर हम इकोलाई की बात करें तो जो ये आपके टोपोआइसोमरेजेस 1 होते हैं वो जनरली नेगेटिव सुपर कॉइल्स को ही रिमूव करते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को रिमूव नहीं करते. लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव सुपर कॉइल और नेगेटिव सुपर कॉइल दोनों को ही रिमूव करते हैं, राइट. ये दो तरीके के हो सकते हैं, टाइप 1A एंड टाइप 1B, और ये डीएनए के रिपेयर में भी काम करते हैं. वहीं अगर हम टोपोआइसोमरेज 2 की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक लाते हैं. तो दे प्रोड्यूस ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन द डीएनए, दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक लाएंगे. ये क्या काम करते हैं, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई है उसको नेगेटिव सुपर कॉइल्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स डीएनए को रिलैक्स फॉर्म में लेके आएंगे, राइट. नेक्स्ट होता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा था, ऊपर भी हमने स्टडी किया था कि जो भी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हमारी डीएनए में आ रही थी ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ हेलिकेजेस,
उनको कौन रिमूव कर रहा था? आपका डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज आपका टाइप 2 टोपोआइसोमरेज होते हैं जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स क्रिएट करते हैं, एंड उस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में से आपका डीएनए का जो सुपर कॉइल्ड पोर्शन है इट कैन इजीली पास थ्रू और इट कैन इजीली बी means brought into the relaxing phase. अब वर्किंग मैकेनिज्म एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से जो आपका टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है और टाइप 2 आइसोमरेज है टोपोआइसोमरेज है वो काम करते हैं। तो किस तरीके से काम करते हैं, लेट्स सी। सो हियर यू कैन सी ये आपका एक पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव सुपर कॉइल आपका डीएनए है। बिकॉज इकोलाई की हम बात कर रहे हैं तो जनरली ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को जो है वो ब्रेक करते हैं। सो इफ दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड जो कि नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, रिलैक्स फॉर्म में है, बट अब हमें क्या करना है, इसकी ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करना है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, इसका जो सुपर कॉइलिंग का नंबर है इट विल बी डिक्रीज्ड। अभी सपोज हमारे पास 4 सुपर कॉइल्स हैं, 4 लिंकिंग नंबर्स हैं। ये जो टर्म्स आ रही हैं लिंकिंग नंबर, सुपर कॉइल्स, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे इन अनदर लेक्चर। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ये क्रॉसेस हैं, जितनी बार डीएनए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये आपके लिंकिंग नंबर्स हैं। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, सपोज यहाँ पर लिंकिंग नंबर आपके 4 हैं, तो डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या काम करेगा, ये इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाकर बाइंड करेगा और इसमें से एक स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा, 5 प्राइम पे आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। तो टोपोआइसोमरेज क्या काम करेगा, टोपोआइसोमरेज के पास आपका एक टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। वो टायरोसिन रेजिड्यू जाके उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएगा ताकि दोबारा से जो है वो स्ट्रैंड फॉर्म ना हो जाए, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो फॉर्म ना हो जाए। ओके, तो उसे वो लिंक करके रखेगा। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपका जैसे ही टोपोआइसोमरेज 1 जाकर आपके डीएनए के साथ बाइंड किया, उसने डीएनए में एक ब्रेक ला दिया। अब ब्रेक की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है और ये रहा आपका 3 प्राइम OH ग्रुप। ओके, तो 5 प्राइम जो है वो टायरोसिन रेजिड्यू, जो आपका टोपोआइसोमरेज 1 में टायरोसिन रेजिड्यू है, उसके साथ लिंकअप हो जाएगा, कोवेलेंटली बॉन्ड्स बना लेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, ये दोबारा से जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो स्ट्रैंड में ब्रेक रह जाएगा। अब ये स्ट्रैंड में ब्रेक कब तक रहेगा, तब तक जब तक ये जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है इसके थ्रू पास ना हो जाए। ओके, और जैसे ही इसके थ्रू पास होगा, ये टायरोसिन रेजिड्यू वहां से हट जाएगा और वापस से बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब ये बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो सुपर कॉइल है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव सुपर कॉइल कम हो जाएंगी। लिंकिंग नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, पहले हमारे 4 थे, अब हमारे पास 3 लिंकिंग नंबर्स हैं। सो uncleaved band passes through the single stranded break and the break will be resealed after that. So here you can see the steps. First of all, the enzyme is going to bind to the DNA molecule. It will cleave the DNA molecule, one strand only one strand will be cleaved, generating a covalent phosphoester bond between the 5 prime phosphate of the DNA and tyrosine residue of the enzyme. So the tyrosine residue will make a phosphoester bond, a covalent bond with the 5 prime phosphate group of the DNA strand. Now this phosphotyrosine bond formation is energy independent. इसको ब्रेक होने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. Now the 3 prime end of the DNA binds non-covalently with the enzyme. Non-covalently ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है. अब जैसे ही ये क्लीवेज होता है, स्ट्रैंड ब्रेक करता है, तो जो सेकेंड स्ट्रैंड है इट कैन ईजिली पास थ्रू द ब्रोकन स्ट्रैंड. और जैसे ही वो ब्रोकन स्ट्रैंड से पास होगा, रिलैक्सेशन और ज़्यादा हो जाएगा. ये नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, उनका लिंकिंग नंबर जो है वो कम हो जाएगा और एंजाइम वापस से जो है विद द हेल्प ऑफ ATP जो आपका
स्ट्रैंड है उसको वापस से सील कर देगा. बाय दिस द एंजाइम रिमूव वन नेगेटिव सुपर कॉइल एट अ टाइम. तो सिंगल ब्रेक से आप एक नेगेटिव कॉइल सुपर कॉइल जो है उसको एक टाइम पे रिमूव कर सकते हैं. फिर आते हैं आपके टाइप 2 टोपो आइसोमरेजेस. टाइप 2 टोपो आइसोमरेजेस का क्या काम था? वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स लाते हैं. डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लाने की वजह से क्या होगा? वो पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को ब्रेक करने का काम करते हैं. पॉजिटिव सुपर कॉइल को या तो वो नेगेटिव सुपर कॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, रिलैक्स फॉर्म में कर देंगे, या तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है उसमें से पास करा के खत्म ही कर देंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को. सो क्या काम करते हैं? एंजाइम आता है, इट विल बाइंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल. वहां पर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक वो क्रिएट करेगा. डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जैसे ही क्रिएट होगा, ये पूरा का पूरा डीएनए जो है इसके जो ब्रेकेज स्ट्रैंड है उसमें से पास हो जाएगा. ब्रेकिंग स्ट्रैंड में से पास होने की वजह से नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी. ओके, पॉजिटिव सुपर कॉइल से नेगेटिव सुपर कॉइल में वो कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर जैसे ही वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाएगा, आपका जो टोपोआइसोमरेज 2 है, यहाँ पर आपका डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो गया. ये सारे के सारे जो अलग पोर्शन है आपका डीएनए का इस ब्रेक में से पास होगा. ब्रेक में से पास होने की वजह से हमें एक रिलैक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा. या तो वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंक्रीज कर रहा है या फिर वो रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है. ओके, इसका थर्ड फंक्शन होता है डीकैटिनेशन का. या तो ये कैटिनेशन का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर डीकैटिनेशन का. अगर कैटिनिन फॉर्मेशन है तो टोपोआइसोमरेज 2 जो है वहां पर बाइंड करके उसको डीकैटिनेट कर सकता है. और अगर डीकैटिनेशन फॉर्म में आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो उसको वापस से कैटिनेशन की फॉर्म में भी ला सकता है. तो जनरली जो टोपोआइसोमरेज 2 यहाँ डीकैटिनेशन में हेल्प करता है, इट इज टोपोआइसोमरेज 4, जो कि एक टाइप 2 टोपोआइसोमरेज ही होता है. ओके, सो द एंजाइम इज गोइंग टू बाइंड टू द डीएनए मॉलिक्यूल. इट क्लीव्स बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. जो जितना भी बचा हुआ पोर्शन है ड्यूप्लेक्स का, इट कैन पास थ्रू द कट. और आफ्टर पासिंग थ्रू दैट कट जो बॉन्ड्स हैं वो रीसील कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस. एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो एंजाइम का क्या काम है? इट विल चेंज द पॉजिटिव सुपर कॉइल टू नेगेटिव सुपर कॉइल, यानी कि रिलैक्स फॉर्म में ले आएगा. इंक्रीज कर देगा नेगेटिव सुपर कॉइल का नंबर. और इट मे ऑल्सो लीड टू कैटिनेशन एंड डीकैटिनेशन. राइट, अब बात की थी हमने डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 में डीएनए गायरेज की. तो डीएनए गायरेज का क्या फंक्शन होता है? पहले तो जो डीएनए गायरेज है वो आपका टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है. डीएनए गायरेज में आपके 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है. ये टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट है. दो सब यूनिट दोनों ही की प्रेजेंट रहेंगी. तो पहली 2 सब यूनिट होती हैं आपकी गायरेज 1, जिसे हम गायर ए बोलते हैं. दूसरी सब यूनिट्स होती हैं आपकी गायर बी सब यूनिट्स. ओके, इनका काम क्या होता है कि नेगेटिव सुपर कॉइल्स को क्रिएट करना डीएनए के स्ट्रैंड्स में, सो दैट डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म में आ सके. एंड दिस वर्क इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस. अब इस एंजाइम में जो एटीपी है, एटीपीएज होता है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, वो इनबिल्ट होता है. इस एंजाइम के अंदर खुद में ही प्रेजेंट रहता है, इनहेरिटेड होता है. और वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? इस गायर बी में. तो गायर बी सब यूनिट जो है वो आपकी एटीपीएज की तरह काम करती है, जो कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगी. और जो गायर ए सब यूनिट होती है उसका काम क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड को कट करना और उनको वापस से सील करना. तो यही काम है इन दोनों सब यूनिट्स का. गायर ए आकर बाइंड करेगा डीएनए को, ब्रेक करेगा, उसमें क्लीवेज लाएगा, कट लाएगा डीएनए के स्ट्रैंड्स में, और फर्दर उनको वापस से रीसील करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस. और ये एटीपी हाइड्रोलिसिस कौन कराएगा? गायर बी पे प्रेजेंट जो एटीपीएजेस होते हैं. राइट, सो गायर बी हैज inherent ATPase activity, hence it is responsible for providing energy via ATP hydrolysis. गायर ए होता है जो आपका, it is involved in cutting and resealing of the DNA strands. Okay, then comes the inhibitory factors of the gyrases.
तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं लाइक क्यूनोलॉन्स की अगर हम बात करें, नैलिडिक्सिक एसिड जो होता है, या फिर उसके फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्या काम करते हैं, ये गायर ए सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं और ये क्या काम करेंगे, बाइंड करने के बाद गायरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, सो दे वोंट लेट द स्ट्रैंड्स टू बी ब्रोकन और रीसील्ड। ओके, फिर आती हैं कुछ नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन का काम क्या होता है, ये गायर बी सब यूनिट्स के साथ बाइंड करती हैं और एटीपीएस की एक्टिविटी को हिंडर करती हैं। अब एटीपीएस की एक्टिविटी ही नहीं होगी तो स्ट्रैंड सील नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ योर डीएनए गायरेज बी, डीएनए गायरेज। सो डीएनए गायरेज का भी हमें रोल समझ आ गया, हमारा सुपर कॉइलिंग कैसे रिमूव हो रहा है, हेलिकेज किस तरीके से स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है, और ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन जो सुपर कॉइल्स बन रहे हैं उनको ब्रेक कैसे किया जा रहा है, उनको रिलैक्स कैसे किया जा रहा है, ऑल दिस वी हैव रेड। अब जो नेक्स्ट एंजाइम आकर आपके ओपन कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर रहा है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेजर एंजाइम होता है जो आपके डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो इट कैरीज आउट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, लेकिन वो डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे सिंथेसाइज नहीं कर सकता। सपोज वी हैव 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड्स, राइट, ये हमारे 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड हैं, तो ये नहीं कि डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने स्टार्ट कर दिया सिंथेसिस, ऐसा नहीं होता है। इस डीएनए पॉलीमरेज 3 को चाहिए होता है एक 3 प्राइम OH ग्रुप, एक फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप की इसको रिक्वायरमेंट होती है सो दैट इस 3 प्राइम OH के साथ वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता जाए। डीएनए का स्ट्रक्चर आप सभी ने ही स्टडी किया होगा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक 3 प्राइम OH ग्रुप जो होता है उसके और हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स जो हमारे शुगर के साथ बाइंडेड रहते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम OH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड हमारा बन रहा है, ईस्टर बॉन्ड जो बन रहा है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और उसी के थ्रू जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं। सो इस 3 प्राइम OH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सो इस 3 प्राइम OH की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 को। डीएनए पॉलीमरेज इसी 3 प्राइम OH के साथ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता जाता है, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप इस 3 प्राइम OH के साथ बाइंड करेगा, पायरोफॉस्फेट विल बी रिलीज्ड, क्योंकि जो सबसे इंटरनल वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है, वी नो कि ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पर, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हर न्यूक्लियोटाइड पर। तो जो सबसे अंदर वाला फॉस्फेट होता है वो जाकर इस 3OH के साथ बाइंड करता है, तो releasing the pyrophosphate which is very important for the synthesis of strand. Okay, so अब जो 3 प्राइम OH है वो इसे कैसे मिलेगा, क्योंकि स्ट्रैंड तो सेपरेटेड फॉर्म में है, राइट, ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड है और एक ये पूरा स्ट्रैंड है, यहाँ पर कहीं पर तो हमें 3 प्राइम नहीं मिल रहा है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम कैसे मिलेगा ताकि ये इसके अगेंस्ट एक और स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सके, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं डीएनए प्राइमर्स। तो अब एक और एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा, हियर यू कैन सी द प्राइमेज। अब प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि डीएनए स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट लेकर उसके अगेंस्ट एक आरएनए प्राइमर को डिजाइन करता है। ओके, आरएनए प्राइमर्स डिजाइन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर्स जैसे ही डिजाइन होंगे तो वहां पर उसको 3 प्राइम OH ग्रुप मिल जाएगा। अब जैसे ही उसे 3 प्राइम OH ग्रुप मिलेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे डीएनए का सिंथेसिस होता जाएगा। ओके, अब जो आपका ये प्राइमेज है ये होता है डीएनए प्राइमेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये किसका प्रोडक्ट होता है, डीएनए जी जीन का।
तो डीएनए जी जीन जो है वो एनकोड करता है डीएनए प्राइमेज को। डीएनए प्राइमेज आता है, इस ओपन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और प्राइमर्स को फॉर्म करता है इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्योंकि जो भी हमारा डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस है इट विल ऑलवेज बी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि 3 प्राइम OH पे ही आकर नया न्यूक्लियोटाइड एड अप हो सकता है। तो हमेशा डीएनए का सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। ओके, सो दिस इज हाउ द डीएनए स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड। सो प्राइमर तक का जो प्रोसेस है वो आपका इनिशिएशन में होता है, जब तक आपका प्राइमर्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर प्राइमर्स जो है उनका एलोंगेशन स्टार्ट होगा, और जैसे ही प्राइमर एलोंगेट होंगे it will lead to the synthesis of the whole DNA strand against the template strand. तो elongation का जो process है that will be covered in the next lecture. So I really hope कि initiation का process जो है आपको अच्छे से clear हो गया होगा। तो primer से पहले जितना भी आपका machinery वहाँ पर आकर bind कर रही है, that machinery is going to form the pre-priming complex. ओके, जैसे ही प्राइमर आकर बाइंड करता है और हेलिकेज और प्राइमर का जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हेयर यू कैन सी ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिटवीन प्राइमेज एंड जो आपका हेलिकेज है, दिस होल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्राइमोजोम। और ये प्राइमोजोम जो है ये एक साथ आगे मूव करता रहता है इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो हम स्टडी करेंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, प्राइमर्स लीडिंग स्ट्रैंड के केस में किस तरीके से बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड के केस में किस तरीके से बन रहा है, फर्दर डीएनए का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो यू कैन आस्क मी। And for notes related to DNA replication, you can mail me in the mailbox, that is manishamalhotra92@gmail.com. So thank you so much. Bye bye.